हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पता है कि मैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बढ़िया सी सीरीज चला रहा हूँ। तो आज मैं क्या कराने वाला हूँ, जेई मेंस में, सुन लीजिएगा, जेई मेंस में 2025 में जितने भी आपके शिफ्ट हुए थे, सबके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चंस आए थे 2025 में, सबका सोल्यूशन इस एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। 2026 का ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। 2026 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सबका मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूं। अब आज जो डालने वाला हूं बेटा, वो मेरे पास 2025 का है, ठीक है ना। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी पूछा गया था। देखो, जिसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें मैं ऑप्शन आपको लिख के नहीं दूंगा, ठीक है ना। देखो, इस कंपाउंड का आपको निकालना है आईयूपीएसी नाम, ठीक, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। आपको साफ दिख रहा होगा कि इसमें आपका OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब जहां पे OH प्रेजेंट है तो नंबरिंग तो OH से ही होने वाली है। तो आपको एक रूल सिखाया गया होगा कि अगर आपके स्ट्रक्चर में साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को जरूर कवर करेंगे। तो मतलब इधर ये नंबर 1 हो गया, ये मेरे पास नंबर 2 हो गया, ये मेरे पास नंबर 3 हो गया, ये मेरे पास नंबर 4, नंबर 5 की चेन बनेगी। और 4 पे आपको दिख रहा होगा इथाइल, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 4 और 4 पे मेरे पास हो जाएगा इथाइल, ठीक है ना। अब 4 इथाइल हो गया, ये तो मेरे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब इसके बाद मेरे को लगाना होगा साइक्लो, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 4 इथाइल फिर साइक्लो। अब यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे पास स्ट्रक्चर में टोटल कार्बन यहाँ पर कितने, क्योंकि इन उसके बाद आएगा और ऑल सबसे लास्ट में, ठीक है। साइक्लो, साइक्लो के बाद यहाँ लिखूंगा पेंट। पेंट समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 की आपने चेन बनाई। अब इन कितने पे आ गया, 2 पे इन आ गया, तो 2 पे इन तो आ गया, मगर इन का मैं एन लिखूंगा क्योंकि OH के लिए आपको लगाना होगा ऑल। ऑल में आ रहा वॉवेल, तो इस वजह से इन का ई हट जाएगा लास्ट का, और मैं लिख दूंगा 1 पे यहाँ पर ऑल। तो जहां पर ये ऑप्शन लिखा होगा वो बिल्कुल भाई साहब सही होगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन में ये मैंने अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करा है और लास्ट में जाके खत्म करूंगा अपना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो भी क्वेश्चंस आपके 2025 में देखने को मिले होंगे, ठीक है ना। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी निकालना है। देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड 1 2 पे आएगा। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो ये तो 2H है, अगर यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो भी आपका डबल बॉन्ड 2 पे आएगा। तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा क्योंकि इधर आपका ब्रोमीन भी है, इधर ब्रोमीन नहीं है। तो ये हो गया 1, 1 के बाद 2, ये मेरे पास 3 और ये मेरे पास 4। चेन तो आपकी 4 की बन गई। चेन बेटा कितने की बन गई, मेरे पास 4 की। अब ये मेरे पास ब्रोमीन लगा है 1 पे, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 और 1 पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे ब्रोमो लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, ब्रोमो। 1 ब्रोमो हो गया। अब चेन कितने की बनी है, 4 की, तो ब्यूट लिख दूंगा, यहाँ पर हो गया ब्यूट। और ब्यूट के बाद डबल बॉन्ड आपका आ रहा है सेकंड नंबर पे, क्योंकि नंबरिंग इधर से भई है, तो ब्यूट्यूइन, ये इसका, हाँ, इसके इन में चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसमें वॉवेल आ रहा है, तो मैं इसका इन पूरा लिखने वाला हूँ। इसके इन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका इन आपका पूरा लिखा जाएगा। फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, मेरे पास ये दो आगे फिर से आपके आईपीएस के क्वेश्चन है। मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाले के क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा हाइड्रोकार्बन वाला, फिर उसके बाद हेलो एल्केन, इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब देखो, इस कंपाउंड का भी आईपीएस नाम लिखना है। चेन तो आपको समझ में आ रहा है, यही एक चेन बनने वाली है, इसके अलावा दूसरी कोई भी चेन नहीं। मगर हाँ, इधर आपका डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड और साथ में OH भी। तो पहले मैं ये देख लूंगा कि कहीं से OH तो पास नहीं पा रहा था, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 पे OH आएगा। यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे OH। भैया देखो, OH की नंबरिंग हर तरफ से बराबर है, तो OH का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल देख लेते हैं, तो डबल नंबर 1 पे और ट्रिपल भी नंबर 1 पे। आपको बताया गया होगा जब डबल और ट्रिपल सेम पोजीशन पे होते हैं तो हम लोग प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। तो भाई साहब, ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया, ये मेरे पास 3 हो गया, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 5, ये मेरे पास 6। टोटल चेन आपकी इसमें 7 की बनेगी, ठीक है। अब OH कोई मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, OH मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो लास्ट में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले सफिक्स, यहाँ प्रीफिक्स कोई है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे हेप्ट लिखेंगे। क्या लिख लेंगे, हेप्ट लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल में पहले डबल लिखना होता है। तो मैं लिखूंगा 1 पे इन लिख दूंगा, इसका ई हटा दीजिएगा, लास्ट में ऑल आने वाला है। और आपका 6 पे
आपका वाइन लिख दूंगा, ठीक है, इसका भी हटा दीजिएगा। और 4 पे आप यहाँ लिख देंगे ऑल, यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 पे ऑल, क्योंकि हेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये मेरे पास रूट वर्ड है। इसके बाद ये आपका प्राइमरी सफिक्स है दोनों, ये मेरे पास सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड की आयु बेसिक है, ठीक है ना। एरोमेटिक वाले में आपको साफ दिख रहा है मेरे पास, देखो ये बेस मॉलिक्यूल की तरह बन गया, ये जो आपको पता है ये बेस मॉलिक्यूल है, इसका नाम बेटा बेंजोइक एसिड होता है। देखो COH चूंकि एक बड़ा ग्रुप है, इस वजह से हम OH को थोड़ा पीछे रखेंगे और इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे मॉलिक्यूल को मानेंगे बेंजोइक एसिड का बेस मॉलिक्यूल। तो भाई साहब जब ये बेंजोइक एसिड हो गया तो ये नंबर 1 तो यहीं पर होगा। अच्छा, इधर 2 पे कुछ नहीं, मगर यहाँ 2 पे OH है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5। अब अल्फाबेट हम लोग नंबरिंग लिखेंगे, तो पहले आएगा मेरे पास 3 पे, पहले आएगा 3 पे मेरे पास ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब OH को हम ऑल ना बोल के हाइड्रोक्सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सी। तो मेरे पास 2 पे आपका हाइड्रोक्सी हो गया, 2 पे क्या हो गया हाइड्रोक्सी, सब कुछ अल्फाबेटिकली चलेगा, ठीक है। और 5 पे मेरे पास हो जाएगा नाइट्रो, 5 पे नाइट्रो के बाद बेस मॉलिक्यूल का नाम आपका हो गया बेंजोइक एसिड, क्या नाम हो गया बेंजोइक एसिड। तो जिस बच्चे ने ये ऑप्शन टिक लगाया होगा उसका भाई साहब बिल्कुल सही होगा। ये सारे PYQ कम से कम तो यार 26, 25, 24 इन सबको तो आपको देख के जाना ही जाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा है, मेरे पास कुछ आयनों के पेयर दे रखे हैं, जैसे पहले में 2 आयन दे रखे हैं, दूसरे में 2 आयन है, तीसरे में 2 आयन। बताना है कि किस किस पेयर में जो पहला आयन है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू सेकंड, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले में यहाँ प्लस है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट से बहुत तगड़े से भाई साहब इसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल लगा है तो थोड़ा बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करेगा, तो इसका पहला वाला तो मोर स्टेबल है। अच्छा, इस वाले केस में देखो क्या है, ये कार्बेनाइन है और इसके करस्पॉन्डिंग ये आर्थो है, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट और -I से दोनों को, चूंकि -I और -M, -I और -M दोनों से ही इस कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेगा। अगर ये प्लस है तो NO2 जो लगा इसके आर्थो पे, तो ये -I और -M से इसको डी स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो यहाँ पर ये वाला जो हो गया, ये पहला वाला ही ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, लास्ट वाले में देखिए क्या है, देखो यहाँ पे केवल कार्बोकेटाइन है और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए केवल एक अल्फा एच है, ठीक है। मगर ये सिस्टम बेंजाइलिक दिख रहा है, सॉरी ये सिस्टम एलाइलिक दिख रहा है, तो इसमें ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फर्स्ट जो आयन है, फर्स्ट किसमें स्टेबल है, तो भाई साहब आंसर आएगा A एंड B। तो जिसने जिसने टिक लगाया होगा A एंड B, उसका भाई साहब बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको नोट करते जाइए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन ये मेरे पास पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, मतलब इन चारों कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर मेरे को चाहिए। तो देखो भाई ये मेरे पास A मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C, इसको मान लेता हूँ D। तो देखो आप देख सकते हैं जो C वाला है भाई साहब वो 6 बाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, यहाँ प्लस चार्ज भी है, तो ये एरोमेटिक है, तो इससे स्टेबल फिलहाल कोई नहीं होगा, सबसे स्टेबल C होगा। अब देखो यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन में 3 बेंजीन रिंग लगी हैं, जो कि अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ये इसके बाद A हो जाएगा। यहाँ पर 2 बेंजीन है तो थोड़ा कम स्टेबिलिटी मिलेगी, तो ये B, और ये केवल एक वीक इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसके बाद आ जाएगा D। तो ये इसका बेटा बनेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको सारे ऑर्डर याद होने चाहिए कि किस ऑर्डर से कितना स्टेबलाइज होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन चारों कार्बोकेटाइन में हमको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। अब देखो इस कार्बोकेटाइन के बगल में डबल आ गया, तो इतना सिस्टम तो आपका एलाइलिक हो गया, ठीक है, इससे स्टेबल हो रहा है। मगर ये ऑक्सीजन चूंकि एक कार्बन के बाद है, तो ये -I इफेक्ट से इसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। इस वाले में एलाइलिक भी है और साथ में देखिए ऑक्सीजन जस्ट बगल में है, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट से इसे तगड़े से स्प्लाइस भी करेगा, मतलब एलाइलिक भी है और प्लस M भी लगेगा, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर काफी ज्यादा हो गया। अच्छा, बगल में ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, मगर इसके बगल में CO भी आ गया, तो ये अपना लोन पेयर जो है इधर देने की बजाय इधर भी देगा, और जब इधर देगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होगा, जिससे थोड़ा बहुत -I इफेक्ट भी आना चालू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इस केस में ठीक है, अच्छी बात है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, मगर फ्लोरीन के लोन पेयर देने और ऑक्सीजन के लोन पेयर देने में डिफरेंस है। ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से लोन पेयर देगा इन कंपेयर टू फ्लोरीन, तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका B वाला जो होगा वो मोर स्टेबल है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन जो है मेरे हाइड्रोकार्बन के चालू हो गए हैं। देखो ये जो पहला क्वेश्चन है बेटा ये स्टेटमेंट बेस्ड है, इसमें आपका स्टेटमेंट लिखा है तो पता होगा इसके ऑप्शन कैसे होते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या लिखा है, नियोपेंटेन फॉर्म्स
ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, अगर मैं नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ऐसे आएगा, यहां पर भी मेरे पास CH3 होगा, यहां पर भी मेरे पास CH3 होगा, यहां पर भी मेरे पास CH3 और यहां पर भी मेरे पास CH3, ये मेरे पास नियोपेंटेन। अच्छा आप देखिए, बीच वाले के पास तो मेरे पास हाइड्रोजन है नहीं, और ये चारों के चारों जितने भी आपके 12H दिख रहे हैं वो सब के सब इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ Cl लगाऊं, चाहे यहाँ Cl लगाऊं, चाहे यहाँ Cl लगाऊं, चाहे यहाँ Cl लगाऊं, सबके आयु बेसिस नाम एक ही आने वाले हैं। इसका मतलब इसका जो मोनो कंपाउंड होगा, मोनो डेरिवेटिव होगा, वो एक ही बनेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट सही लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन ग्रेटर देन नॉर्मल पेंटेन। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्लोज पैकिंग पर डिपेंड करता है। अगर कोई मॉलिक्यूल लैटिस में क्लोज पैक हो रहा है, अच्छी तरह से पैकिंग में आ रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अच्छा, नियोपेंटेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्फीयर लाइक का बना होगा, ठीक है ना। अब ये पहला नियोपेंटेन है, फिर दूसरा नियोपेंटेन होगा, ऐसे स्फीयर लाइक में आएगा, तो इसकी जो क्लोज पैकिंग होगी वो इस टेढ़े बकोले नॉर्मल पेंटेन के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। 1 2 3 4, हाँ ठीक है, इसके कंपेयर में इसकी क्लोज पैकिंग ज्यादा होगी। तो सही लिखा है कि नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा नॉर्मल पेंटेन से, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दोनों ही सही है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन दिया, वहां पे ऑप्शन भी थे, मगर मैं बिना ऑप्शन के कर दूंगा। लिखा है सेकेंडरी ब्यूटिल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट विद ब्रोमीन, और हमको बनाना है मेजर प्रोडक्ट, लाइट में है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट है, ठीक है। तो देखो पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। साइक्लोहेक्सेन लिखा है, तो मैंने पहले साइक्लोहेक्सेन ड्रा कर लिया, और इसको जोड़ना है सेकेंडरी ब्यूटिल के साथ, मतलब ब्यूटिल के साथ सेकेंडरी, मतलब ऐसा कुछ बना लेता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा। देखो ये 1 2 3 4 कार्बन का दिख रहा है, ऊपर से ये जुड़ा है बीच वाले कार्बन से, तो ये सेकेंडरी हो गया। मतलब ये कंपाउंड दिया गया है और इसका बनाना है मेरे को ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, वो भी स्टेबल वाला, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, सब जगह पे रेडिकल बना के देख लेता हूं, ठीक है ना। जिसके रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, वहीं Br चिपका दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर रेडिकल बनाऊंगा तो इसमें केवल एक अल्फा H होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ रेडिकल बनाऊंगा, यहाँ पर इस जगह रेडिकल बनाऊंगा तो 2 2 3 5 1 6 अल्फा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6 अल्फा H है। यहाँ रेडिकल बनाऊंगा तो 3 2 5, यहाँ रेडिकल बनाऊंगा तो 2 2 4 1 5। ओ भाई, यहाँ पे 6 रट गया, काम खत्म। इस जगह पे आप लगाएंगे ब्रोमीन और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडिकल बना बना देख लेना है। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि वहां पर आप अगर अरेंजमेंट करते भी हैं इस जगह पर, तो कोई खास स्टेबल 6 से ज्यादा नहीं बनने वाला। 6 वाला मैक्सिमम रेडिकल स्टेबलाइज करेगा 5 वाले के कंपेयर में, तो इसका मेजर आंसर ये बनेगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दो क्वेश्चन ये मेरे पास हैं। एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये नॉर्मल हेक्सेन दे रखा है, और नॉर्मल हेक्सेन को उसने पास कर दिया है बेटा एनहाइड्रस AlCl3 पर। कहां पास कर दिया बेटा? एनहाइड्रस। देखो अगर इसका फंक्शन आपको पता होगा कि ये आइसोमेराइज कर देता है। क्या कर देता है बेटा? आइसोमेराइज, मतलब एक मेथिल उठा के बीच में कहीं लटका देगा। तो आप क्या करेंगे, 5 की चेन बना करके एक मेथिल को नीचे ले आएंगे। मतलब कुल मिला के आपका ये आंसर जहां पर लिखा होगा वो बिल्कुल सही होगा। इसका काम होता है आइसोमेराइज करना, चेन को छोटा कर देगा। 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन थी, अब बेटा कितनी होगी? 5 की, एक मेथिल बीच में आ गया। एक क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है कि इन चारों कन्फर्मेशन में कौन सा सबसे स्टेबल। देखो ये चारों ब्यूटेन के कन्फर्मेशन है। अगर ब्यूटेन कायदे से कोई पढ़ के गया होगा तो बताया गया होगा ब्यूटेन में जो एंटी फॉर्म होता है, जिसमें दोनों मेथिल सबसे अपोजिट डायरेक्शन में स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं, वो वाला मोर स्टेबल होता है। तो देखो पहले वाले में मेरे को मिल गया मेथिल मेथिल, मगर बाकी सभी उसी गई हैं, तो ये सारे ऑप्शन बेकार हो जाएंगे। और जो पहला ऑप्शन होगा जो एंटी फॉर्म वाला है, केवल मैं ब्यूटेन की बात कर रहा हूं और सब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर डाइऑल होता तो वहां गाउचे फॉर्म स्टेबल हो जाता है, तो फिलहाल ये वाला फॉर्म जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। हाँ तो वैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, देखिए हम लोग 2025 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जेईई मेंस के जितने भी पीआईक्यू पूछे गए हैं वो सारे के सारे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस, है ना। मतलब हमको बताना है कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे बाय कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो भाई नीचे आपको एक कंपाउंड दे दिया गया है, एक एल्कीन दे दिया गया है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इस कंपाउंड की कंप्लीटली करानी है ओजोनोलिसिस, चाहे जैसे करा लो, चाहे ऑक्सीडेटिव करा दो चाहे रिडक्टिव, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कंप्लीट बोल दिया है, ठीक है ना। फिर कह रहा है इसके कराने के बाद आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे, कह रहा है उसमें से कितने हमारे
ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट हैं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर रिडक्टिव वाला करा देता हूँ, ठीक है ना। रिडक्टिव कराऊंगा तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर ऑक्सीडेटिव कराऊंगा तो एल्डिहाइड के बदले एसिड बन जाएगा, इतना फर्क पड़ने वाला है। फिलहाल कहाँ कहाँ ब्रेकेज होगा, कहाँ कहाँ क्लीवेज होगा, देखो भाई एक तो यहाँ पर तोड़ा फोड़ हुई होगी, ये टूटेगा बेटा, और एक बेटा यहाँ पर ये भी टूटेगा बेटा, और एक बेटा यहाँ पर ये टूटेगा। अब बताइए जब ये टूटेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे को चिपकाना पड़ेगा, तो है ना, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। भाई ये किसी भी एंगल से लाइट घुमाने वाला मॉलिक्यूल है नहीं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ये तो प्लेनर हो गया, और ये सेंटर कायरल है नहीं, तो ये तो बेकार हो गया, ठीक है। अच्छा जब यहाँ पर ऑक्सीजन चिपका है तो यहाँ पर भी तो लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा CHO। इस डॉटेड डार्क का फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सेंटर ढूंढूंगा कायरल वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा C पे यहाँ पर मेरे पास हो गया CH3, यहाँ मेरे पास हो गया H, और जब इधर से टूटेगा भाई तो ये भी मेरे पास CHO बनेगा। लो भाई ये जो बना प्रोडक्ट ये भी मेरे पास बेकार हो गया, क्योंकि ये सेंटर कायरल बन सकता था मगर नहीं बन पाया, क्योंकि इधर भी आपका CHO आ गया और इधर भी आपका CHO आ गया, इस वजह से ये भी लाइट घुमाने से मना कर देगा। आओ भाई इधर आ जाओ, ठीक है, सब बेकार हो गया मामला। देखो ये CHO हो जाएगा, इस CHO के बाद इस वाले कार्बन पर ये मेरे पास मिथाइल हो जाएगा, ये मेरे पास H, और देखो ये भी तो CHO हो जाएगा। आपका मन है आप एसिड कर लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उधर भी एसिड और उधर भी एसिड हो जाएगा। अब देखो ये भी बेकार हो गया, और लास्ट वाला तो वैसे भी बेकार होना है, क्योंकि वो बनने वाला है CH3CHO। तो कुल मिला के इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक में लिखा है एक बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव, एक में लिखेगा 2, एक में 3, एक में 0 भी दिया हुआ है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो बच्चा 0 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहाँ प्रोड्यूस होंगे। मतलब इन चारों में कहीं पर भी कोई कायरलिटी प्रोड्यूस सेंटर है नहीं, कोई कायरल सेंटर बेटा है नहीं इसका। तो इस वजह से हम ये मानेंगे कि ये जो है इनमें से जब मैं कराऊंगा ओजोनोलिसिस तो एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं बनेगा जो लाइट को घुमा लेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास क्या पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा जेईई मेंस के हैं जो मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, क्योंकि वो कर क्या रहा है, वो क्वेश्चंस में इतने सारे ऑप्शन भर भर के दे रहा है ना, तो बच्चे को लग रहा है टाइम है ना। इस वजह से अगर आपने भाई साहब प्रैक्टिस नहीं करी है, क्या नहीं करी है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपका सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जितनी स्पीड से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर वो स्पीड आपके पास नहीं है तो पक्का आपके क्वेश्चन छूटने वाले हैं, ठीक है ना, या फिर गलत होने वाले हैं। अब देखो लिखा है द रिएक्शन इन विच एल्केन इज नॉट प्रोड्यूस। देखो ये 5 रिएक्शनें बनी हैं, ठीक है ना, ये 5 रिएक्शनें बनी है मेरे पास, और कह रहा है इन 5 में ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें मेरा एल्कीन नहीं बनेगा। मतलब किसमें वो रिएक्शनें छांट लीजिए जिसमें आपका एल्कीन ना बने, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। देखो पहली बात तो ये सेकेंडरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड दिख रहा होगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सेकेंडरी हैलाइड पे जब हम लोग एल्कोक्साइड देते हैं, हाँ देख लो भाई, यहां से आपका H निकल जाएगा तो यहां से Br निकल जाएगा, सेट-जेफ रूल फॉलो करेगा, और इस जगह पे मेरा डबल प्रोड्यूस हो जाएगा, तो यहां तो एल्कीन बनेगा। ध्यान रखिएगा मेरे को वो छांटने हैं जहां पर एल्कीन नहीं बनना है, ठीक है ना। ऐसे ही गड़बड़ सड़बड़ करता है वो। देखो ये भी एल्किल हैलाइड है, मगर यहाँ पर जो KOH दे रखा है वो एक्वस दे रखा है। देखो भाई ऐसा है ना, KOH आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो एल्कोहलिक या फिर एक्वस। एल्कोहलिक वाला जो होता है बेटा वो एलिमिनेशन देता है। क्या देता है? एलिमिनेशन है, और वहां एल्कीन बन जाता है। मगर जो एक्वस वाला होता है वो देता है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर तो फिलहाल मोस्टली Br के बदले OH लग जाने वाला है, तो यही मेरा पहला एक ऑप्शन हो गया जिसमें मेरे पास एल्कीन नहीं बनेगा। अच्छा ये टर्सरी हैलाइड है, और जब फिर से वही केस आ गया, NaO बस ET दिया था, यहाँ मेथिल दे दिया है, तो यहाँ पर भी कहीं का भी आप H निकाल लो, सब इक्विवेलेंट है। H और Br निकाल के भाई एलिमिनेशन, जहां जहां हो जाएगा एलिमिनेशन वहां एल्कीन बनेगा, यहां भी एल्कीन बनेगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये तो भाई फिनॉल का ऑक्सीडेशन दे रखा है, और जब फिनॉल को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा तो पैराक्विनोन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, मगर ये अपनी एक अलग प्रॉपर्टी लिए होगा, ये नॉर्मल एल्कीन नहीं है, उसने केवल एल्कीन कहा है, मतलब C डबल बॉन्ड C के अलावा अदर पदर दंड फंद ना हो वहां पर, तो ये मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम तो पैराक्विनोन है, ठीक है ना। ये भी एल्कीन का हमारा टाइप नहीं, मतलब ये हमारे पास जो है ना यहाँ पर नॉट प्रोड्यूस एल्कीन, ठीक है।
अच्छा, तो उसने पूछा एल्कीन नॉट प्रोड्यूस एल्कीन, ठीक है, तो यहाँ एल्कीन नहीं बनेगा और यहाँ पर भी एल्कीन बन गया। हाँ, ये एल्कीन नहीं है मेरे पास, तो डी ऑप्शन है मेरे को लेना पड़ेगा, है ना, मेरे पास एल्कीन नहीं बना, ठीक। अच्छा, ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी अल्कोहल में, काफी फेमस रिएक्शन है कि अगर हम टर्सरी अल्कोहल, देखो प्राइमरी अल्कोहल को अगर कॉपर का हीट करोगे तो एल्डिहाइड बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर का हीट करोगे तो कीटोन बन जाता है, मगर टर्सरी अल्कोहल आपका एलिमिनेशन दे देता है। क्या दे देता है बच्चा? एलिमिनेशन दे देता है ना। जब एलिमिनेशन दे देगा, यहां से मतलब एलिमिनेशन भी कैसा, डिहाइड्रेशन देगा, वाटर निकालेगा, तो एल्कीन बन जाएगा, मतलब यहां पर भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेरे दो ऑप्शन सही है जहां एल्कीन नहीं बनने वाला है, एक बी में नहीं बनेगा और एक डी में नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरह से वो क्वेश्चन में कर क्या रहा है, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा रहा है अपनी, है ना। लेंथ बढ़ाने का मतलब है कि वो बच्चे को सोचने के लिए इतना मजबूर कर रहा है कि बच्चा डिप्रेशन में आके गलत कर देगा क्वेश्चन। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना वहां पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ मेरे पास दो स्टेटमेंट हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी बच्चों को काफी समय लगता है, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट कितना सही है, कितना सेकंड सही है, गलत होने की संभावनाएं भरपूर होती हैं। तो इस वजह से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। लिखा है ओजोनोलिसिस ऑफ सिस टू ब्यूटीन। देखो ओजोनोलिसिस का बेटा सिस और ट्रांस से कोई मतलब नहीं है, ब्यूटीन 2 है हमारे पास, ठीक है ना। सिस टू ब्यूटीन इन जिंक गिव्स एथेनॉल। चलो भाई कर लेते हैं हम अपना ब्यूटीन सिंपल से बना लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ब्यूटीन 2 कहा है, तुम सिस लो या ट्रांस लो, ओजोनोलिसिस का इससे कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है ना। इधर से अच्छा जिंक की प्रेजेंस में लेना है, जिंक की प्रेजेंस में लेना है, तो इसका मतलब रिडक्टिव करानी है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और H और यहाँ पर O चिपक जाएगा, तो ये 2 मोल्स ऑफ बनेगा CH3 CHO। इसका नाम होता है एथेनॉल, जैसा कि वो कह रहा है, ठीक है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है, काफी आसान स्टेटमेंट था। सेकंड देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ जिंक इन जिंक, चलो भाई ये भी रिडक्टिव वाला है, ऑफ 3,6 डाइमिथाइल ऑक्ट 4N। ये थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल दे दिया, चलो भाई ऑक्ट का मतलब 8 का, हाँ इसकी कराएंगे, हैज नो कायरल सेंटर कह रहा है। जब हम लोग इसकी कराएंगे ओजोनोलिसिस, तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो करेक्ट हो जाएगा। तो 8 कार्बन का पहले मैं बना लेता हूं, ये मेरे पास 8 कार्बन का हो गया, गिन लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और मेरे पास 4 पे ईन है, तो 1 2 3 4 पे मैंने ईन बना लिया है, और 3 और 6 में मेथिल है, 1 2 3 पे मेरे पास मेथिल हो गया, 3 के बाद 4 5, ये मेरे पास 6 पे मेरे पास मेथिल हो गया। अब इसकी करानी है ओजोनोलिसिस। भाई गलत स्टेटमेंट दिया है, जब मैं यहाँ से ओजोनोलिसिस कराऊंगा ना इसकी, तो ये तो बन जाएगा CHO, ये है C और C पे यहाँ लगा होगा H। तो इस सेंटर को देख लो, इस सेंटर को देख लो, ये सेंटर भी कायरल होगा और ये सेंटर भी कायरल होगा, क्योंकि देखो इस सेंटर पे क्या लगा होगा H, ये लगा होगा मिथाइल, यहाँ पर अगर मिथाइल हो जाता तो गड़बड़ हो जाता है ना, मतलब ऑप्शन सही हो जाता। तो ये CHO, तो ये सेंटर तो कायरल आ रहा है और वो कह रहा है कि यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं आएगा, गलत कह रहा है, ठीक है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, मगर स्टेटमेंट सेकंड जो है भाई बिल्कुल भिंडी वाला है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बना लीजिए इसको आप फटाक से। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम खपाने वाला क्वेश्चन है, बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है। और लिखा है द कंपाउंड एब्जॉर्ब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक कंपाउंड मेरे पास X है जो कह रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस लेता है, मतलब या तो वहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा मोस्टली, या फिर 2 जगह पे डबल बॉन्ड होंगे। देख लेते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी है। कह रहा है ऑन ऑक्सीडेशन विद केमिनोफोर, देखो एसिडिक केमिनोफोर लिखा हुआ है, ठीक है ना, गिव्स 3 कंपाउंड। अब देखो 3 कंपाउंड है, तो अगर मैं एल्काइन लेके चलता हूं तो उसके टू, देखो जो केमिनोफोर एसिडिक मीडियम में होता है, इसका रिजल्ट जो होता है वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के इक्विवेलेंट होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो एसिटिक केमिनोफोर का जो फंक्शन होता है बेटा, वो ऑक्सीडेटिव केमिनोफोर का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अपना एल्काइन मान लेता तो बेटा एल्काइन में क्या होता है कि एल्काइन में तो केवल ट्रिपल से 2 ही पार्ट होते थे, यहाँ तो 3 पार्ट हैं, तो 2 अलग अलग एल्कीन होंगे, ठीक है ना।
अच्छा क्या क्या बनाना है, देखो भाई एक तो मेरे पास एसीटोन है, ठीक है, एक मेरे पास एसिड है और ये मेरे पास यहाँ पर कीटोन है, यहाँ एसिड है। अच्छा जहां पर कीटोन होगा वहां पर जाहिर सी बात है दो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, और जहां एसिड होगा वहां एल्कीन पर एक एच जरूर होगा, है ना। आपने सीखा होगा कि सी डबल बॉन्ड सी पे अगर दोनों आर है तो ये कीटोन टाइप का बनता है, सी डबल बॉन्ड सी पे अगर एक आर और एक एच हो गया तो एसिड बनता है। इधर वाला पार्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो पहले तो मैं अपना स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, कार्बन काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का है। तो टोटल कार्बन तो 10 होने चाहिए क्योंकि कार्बन वगैरह कम नहीं होते, ठीक है ना। मैंने स्ट्रक्चर बनाना चालू करा, पहले यहाँ से स्टार्ट करते कीटोन। तो देखो ये बना के मैंने पहले ये बना लिया। अब देखिए ये मैंने जब इसको यहाँ से ब्रेक करूंगा ना तो ये एसीटोन की व्यवस्था होगी, ये टूटना भी है, ये टूट के अलग भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद इस वाले कार्बन के मैं आगे बढ़ूंगा और देखो यहाँ पर इधर से भी टूटेगा और इधर से टूटने के बाद, ठीक है, इधर से टूटने के बाद ये ग्रुप एल्डिहाइड आएगा और ये ग्रुप एल्डिहाइड आने के बाद फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देगा। तो एसिड, एसिड के बाद कोई दो जगह पे एसिड है। अब आगे अगर मैं CH2 चेन को बढ़ाऊं, देखो दो CH2, एक CH2 दो CH2 और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर दो CH2 के बाद मैं फिर से यहाँ पर एल्कीन बनाना चालू करता हूँ, ये है ना, क्योंकि दो CH2 बाद CO आने लगा ना। अब इस जगह पे मैं एक लगा दूंगा, H लगा दूंगा और एक लगा दूंगा यहाँ पर मिथाइल। देखते हैं इससे बनता है कि नहीं बनता है या फिर और कुछ भी करना पड़ेगा मेरे पास। देखो भाई क्या बनाना है, देखो ये तो एसीटोन बन गया, ये बन गया एसिड। एसिड समझ में आ रहा है क्योंकि पहले बनेगा एल्डिहाइड, एसिड के बाद CH2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मेरे को मिथाइल करना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ H लगा दूंगा, क्योंकि देखो है क्या ना, क्योंकि एक तरफ तो मेरे पास क्या चाहिए एसिडिक, नहीं एस से ही काम चलेगा, यहाँ पर H लगाऊंगा और यहाँ मिथाइल लगाऊंगा। अब देखो क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो कार्बन पहले मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। ये ब्रेक होगा एसिडोन बनेगा, ये पहले बनेगा एल्डिहाइड मगर ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा एसिड, एसिड के बाद CH2 और जब ये ब्रेक होगा तो बनाएगा CO पे CH3, ठीक है। और देखो इस पे मैंने ऑलरेडी सेटअप क्यों करा, ऐसा H क्यों कर लिया मैंने वहां पर, क्योंकि ये पोर्शन अलग होके क्या बना देगा एसिडिक एसिड। तो आप स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए इस तरह से। देखो आप दिमाग लगाओगे कि हाँ भाई मेरे को एसीटोन निकालना है तो बना लोगे, उधर से एक एसिड निकालना है तो एक सिस्टम ये होगा, बीच वाले कीटोन वगैरह होंगे। हाँ जो सिस्टम यहाँ से भी ब्रेक होना है वो भी एल्डिहाइड के बाद एसिड देगा। फटाफट इसको आप नोट कर लें। अब देखिए दो क्वेश्चन ये काफी आसान से हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के क्वेश्चंस में आप अपने समय को बचाने का पूर्णतः प्रयास किया करिए, ठीक है। आप देखो एक क्वेश्चन है, ये 2025 के ही सारे क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या लिखा है, कहां पर, हेक्स 1 इन 4 आइन। तो पहले बात तो 6 की चेन बना लूंगा मैं, 6 की यहाँ पर बना लूंगा चेन, 6 की मेरी चेन बन गई। अब 1 पे इन है, 1 पे इन हो गया, 1 2 3 4 पे मेरे पास आइन, बस इतना ही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मेरे पास 2H हो गया, यहाँ पर बेटा एक H हो गया, यहाँ मेरे पास 2H हो गए, यहाँ पर H नहीं होंगे, यहाँ नहीं होंगे और यहाँ मेरे 3H हो जाएंगे। अब गिन लीजिए सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, भाई 13 सिग्मा हो गए। पाई बॉन्ड तो मेरे को 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 पाई बॉन्ड है ना। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में 13 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है। अब देखो एक स्ट्रक्चर में आपको ये प्रोपाइन दिया गया है, उसको पैलेडियम साथ कार्बन देकर के H2 गैस दिया गया है, फिर कंपाउंड A बन रहा है, फिर उसकी कराई गई ओजोनोलिसिस। तो भाई सीधी सी बात है, पैलेडियम साथ कार्बन जो होता है वो ट्रिपल को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। वैसे भी साफ दिख रहा है ओजोनोलिसिस एल्केन का तो होगा नहीं, एल्कीन का होगा, तो ये बनेगा डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH और डबल बॉन्ड मेरे पास CH2, ठीक है। इसका कराना है ओजोनोलिसिस मगर जिंक प्रेजेंट है तो कराना है मेरे को रिडक्टिव वाला है। तो ब्रेक करूंगा एल्डिहाइड, यहाँ पे O चुआ दूंगा, यहाँ पे O चुआ दूंगा बेटा, तो ये बन जाएगा CH3CHO और एक कार्बन का बनेगा फॉर्मल्डिहाइड SCHO। तो देखो भाई A तो मेरे पास प्रोपीन है, B मेरे पास एसिडल्डिहाइड या फिर आप बोल सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड। बात है कि आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट करते जाइए इसको आप। अब देखिए ये दो क्वेश्चन भी काफी आसान है। तो मैंने पहले कहा कि कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ आपके कठिन होते हैं, तो आपको पहले आसान वाले फटाफट सही कर लेने, फिर कठिन वाले के लिए थोड़ा ज्यादा समय देना होता है, ठीक है ना। अब देखो हमसे पूछ रहा है सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये जो मॉलिक्यूल लिखा है
इसमें बताना है सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल करके उनका बेटा समेशन बताना, ठीक है। तो पहले ड्रा करते स्ट्रक्चर, हेक्स लिख दिया। हेक्स का मतलब पहले तो आप 6 कार्बन यहाँ पर मेंटेन कर लीजिए। कितने मेंटेन कर लीजिए? 6 कार्बन, ठीक है। 6 मेरे हो गए। अब 1 और 3 पे डाइन है, तो 1 पे है 1 2 3, 3 पे डाइन है, और बेटा 5 पे आइन है, तो 5 पे मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर आइन भी हो गया। अब बस स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर 2 H हो गए, यहाँ बेटा 1 H होगा, यहाँ बेटा 1 H होगा, यहाँ बेटा 1 H होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 1 है। सिग्मा गिनो भाई, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सिग्मा हो गए। पाई 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 4, टोटल आपका जो आंसर आएगा 15 आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इथाइल बेंजीन से अगर मेरे को ये बनाना है तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही रहेगा, ठीक है ना। तो इथाइल बेंजीन का मतलब क्या हो गया? बेंजीन के ऊपर अगर मैं लगा दूं CH2 और CH3, देखो CH2 CH3 एक सफिशिएंट बड़ा ग्रुप भी हो गया और एक्टिवेटर भी होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई इफेक्ट से ये रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो जो भी ग्रुप जाने वाला होगा अगला वो आर्थो पैरा पे जाएगा, मगर पैरा पे ज्यादा जाएगा और आर्थो पे कम जाएगा क्राउडिंग की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पैरा पे हमको ब्रोमीन लाना है, ठीक है ना। तो देखो ये पहले स्टेप में पहला ऑप्शन में क्या है? ब्रोमीन दिया गया, Fe सही है, ये ब्रोमिनेशन करेगा, और ब्रोमिनेशन मोस्टली जो मेजर कंपाउंड होगा वो पैरा वाला ही होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसने यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पे छूट गया है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ डेल्टा, एक स्टेप मेरा छूट गया, मुझे ध्यान आया, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ डेल्टा। देखो सेकंड स्टेप में ये लिखा है, जब क्लोरीन दूंगा और हाई टेम्परेचर पे दूंगा तो भाई साहब ये क्या करता है? एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो यहाँ पर जो H लगा है, वहां पर Cl हो जाएगा, मतलब ये देखो बेंजीन, इस वाले CH पे यहाँ Cl, और ये मेरे पास CH3 और ये मेरे पास Br हो गया। अब उसके बाद एल्कोहलिक की वजह आपको अच्छी तरह पता है कि करता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ से फिर Cl निकलेगा, बगल से कोई ऑप्शन नहीं, तो बगल से H, तो ये डबल बॉन्ड बन के पहला ही कंपाउंड ये तैयार हो जाएगा। मतलब जो मेरा पहला ऑप्शन था भाई साहब, वही सीक्वेंस इससे ये बनाने का बिल्कुल सही था। फटाफट आप इसको बनाते जाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये काफी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो एरोमेटिसिटी वाले होते हैं उनके पास ज्यादा एग्जाम्पल नहीं होते हैं, तो बच्चे इसको रट के भी बहुत सारे कर जाते हैं कि हाँ ये तो एरोमेटिक में घर से पढ़ के चला था। तो इन क्वेश्चंस को करने में भी आप काफी कम समय दिया करिए अपना, ठीक है। बताना है कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नॉट एरोमेटिक है। देखो सिंपल सा है, जो एरोमेटिक हो गया उसको एरोमेटिक, और जो नहीं है वो मेरे पास नॉट एरोमेटिक। तो देखो पहले वाला तो एरोमेटिक है, क्योंकि 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, ये एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि 2 2 4 ये एंटी एरोमेटिक है, हटा दो उसको। ये एरोमेटिक है क्योंकि प्लस प्लस ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6 ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, रेजोनेंस करेंगे, जहां एरोमेटिक है मैं टिक करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरे में रेजोनेंस करेंगे, ये तो बड़ा ट्रोपोलियम कैटायन है। 2 2 4 2 6 भाई एरोमेटिक है। ये भाई नॉन प्लेनर होता है, तो ये एरोमेटिक नहीं होता है, जबकि टफ शेप का होता है, ठीक है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक है। हाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा यहाँ पर, तो ये भी मेरे पास एरोमेटिक। तो ओवरऑल अगर देखें एरोमेटिक कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 एरोमेटिक हैं, और मेरे पास 1 और 2 और 3 जो है मेरे पास वो नॉट एरोमेटिक है। फटाफट बना लीजिए। हाँ तो देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। मेरे को एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है, उसमें 3 स्टेप लगाने हैं, और उसके बाद बताना है भाई साहब मेरे पास इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो देखो भाई सबसे पहले इसको दे रखा है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ये बताओ, अगर लाइट में कराओगे ब्रोमिनेशन तो रेडिकल मैकेनिज्म होगी, तो भाई मोर स्टेबल रेडिकल छांट लीजिए जहां पे अल्फा एच ज्यादा हो, ठीक। तो बताओ अगर मैं यहाँ रेडिकल बनाऊंगा तो यहाँ रेडिकल बनाने पर मेरे पास यहाँ पर अल्फा एच एक ही आएगा। अगर मैं यहाँ रेडिकल बनाता हूं तो इस जगह रेडिकल बनाने पर 3 3 2 5 5 2 7, भाई 7 अल्फा से ज्यादा मेरे को उम्मीद नहीं कि इस स्ट्रक्चर में मिलेंगे। चलो एक और देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ रेडिकल बनाता हूँ तो 1 और 2 छोड़ दो, हटाओ, यहाँ पर आपका Br लगेगा। मतलब जो पहला कंपाउंड बनेगा वो यहाँ पर मेरे पास इस जगह पे आपका हो जाएगा CH3, और इस जगह पे मेरे पास हो जाएगा Br, सही है। अब उसके बाद दे रखा उसने एल्कोहलिक KOH, कोई बात नहीं, जब एल्कोहलिक KOH साथ हीट करूंगा तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता है, और सेटजेफ रूल के साथ, मतलब हेलोजन तो यहीं से निकलेगा मगर H वहां से निकलेगा जहां पर H कम होते हैं, ठीक है ना। तो चाहे H यहाँ से निकाल लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ऊपर से मत निकालना, ठीक है ना। तो फाइनली देखो एल्कीन क्या बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास ऐसे रहेगा,
ये मेरे पास एल्कीन आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे तो इधर बना लें, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। अब इसमें HBr जोड़ना है, मगर ध्यान रखना साथ में पेरोक्साइड है। अगर HBr जोड़ना है पेरोक्साइड के साथ जोड़ना है तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। आपका निगेटिव पार्ट इसका मोस्टली नहीं है तो रेडिकल मैकेनिज्म, अगर निगेटिव पार्ट वहां जहां पे H आपका ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक भी H नहीं है और यहाँ पर एक H है, तो Br में यहाँ जोड़ दूंगा तो फाइनली आंसर आपका ये जो आएगा यहाँ, और इस जगह पे ब्रोमीन हो जाएगा। बात समझा रही है? फटाफट इसको आप बना लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, मुझसे पूछ रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस, मगर इन सबकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो बताना रेट। तो मैं देखो भाई हाइड्रोलिसिस के लिए मोस्टली SN1 का सहारा यहाँ पर लूंगा, SN1 रिएक्शन के थ्रू जाऊंगा, ठीक है ना। और SN1 में मैं बना के देखूंगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब जब भी कभी आपको सॉल्वोलिसिस करानी हो तो आप बना के देखेंगे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो देखो भाई जब यहां से Br निकालूंगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस में तो बस अल्फा एस देख लो, 3 यहाँ पर है, 3 2 5 5 2 7, भाई 7 अल्फा एस से स्टेबलाइज होगा। मगर ये जो Br निकलेगा ये यहां पर बनेगा और ये बेंजाइलिक सिस्टम हो गया। कैसा हो गया? बेंजाइलिक, साथ में 2 अल्फा H भी लेके बैठा है, तो ये तो काफी स्टेबल देगा, है ना। अच्छा इस वाले में आओ, ये तो भाई बाई बेंजाइलिक हो गया, मतलब इधर से भी बेंजाइलिक इधर, मतलब इसका रेट तो इससे भी काफी फास्ट होगा। हाँ इसमें जब यहां से Br निकालूंगा तो 3 और यहाँ पर एक 4 ही अल्फा H मिलेंगे, तो ओवरऑल जो ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन C वाला है, C के बाद आपका B वाला है, B के बाद आपका A वाला है, और D का जो रेट होगा सबसे स्लो होगा। तो मैं जो सॉल्वोलिसिस ले जा रहा हूं अगर उसने कुछ नहीं कहा है तो मोस्टली आप SN1 के थ्रू चले जाया करें, ठीक है ना। और SN1 का मतलब क्या है? आपको बनाना है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए भाई साहब ये काफी एक आसान क्वेश्चन था जिसमें आपको 4 रिएक्शनों को मैच कराना था कि किस रिएक्शन में क्या बनता है। तो देखो भाई जो सॉल्ट रिएक्शन होती है उसमें हम लोग बनाते हैं फ्लोरोएल्केन्स, है ना। तो भाई देखो एथिल फ्लोराइड, तो ये ए का तो फोर्थ हो गया, ठीक है ना। सैंडमैन रिएक्शन में या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन, ठीक है ना। तो ये साइनोबेंजीन मतलब बी का आपका थर्ड हो गया, ठीक है। वुल्ट्स के साथ फिडिक है, मतलब एक पार्ट एरोमेटिक एक पार्ट एलिफेटिक, मतलब एल्किल हेलोएरिन्स के साथ आपका कोई एल्किल पार्ट, मतलब देखो एथिल के साथ एथिल बेंजीन, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा इथाइल बेंजीन। फिल्किस्टीन आपको पता होगा आयोडाइड बनाने के लिए होता है, तो इसका आपका सेकंड हो जाएगा। फटाफट बनाते जाइए। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया जहां पर आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी आपके एग्जाम में आने लगे हैं, जहां पर आपको दी गई रिएक्शन को मैच कराना होगा। अब देखो यहाँ पर ये हेलोएरिन्स है, दोनों मॉलिक्यूल इसी के लिए रखे हैं सोडियम साथ, तो भाई साहब ये फिडिक रिएक्शन होती है, तो ए का तो थर्ड हो गया। अब देखो अगले वाले में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कॉपर के साथ HCl दिया गया, ध्यान रखिएगा ये गाटरमैन रिएक्शन होती है, तो इसका तो आपका फोर्थ हो गया, ठीक है ना। C2H5Br NaI, ये भाई फिल्किस्टीन है, ये आप इससे मैच करा लेंगे, बचा कुछ आप इसको देंगे ZnCl2, ये ल्यूकास रिएजेंट होता है, तो ये आपका मैच हो गया फर्स्ट से। फटाफट बना लीजिए इसको, ठीक है। आप देखिए भाई साहब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ArSN2 रिएक्शन इन हेलोएरिन्स, है ना बेटा। तो ArSN2 रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी, मगर आपने ये एग्जांपल नहीं पढ़ा था। आपने एग्जांपल पढ़ा था लिक्विड अमोनिया और सोडामाइड वाला, है ना। तो उसने थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करके दिया है। देखो आपको पढ़ाया गया था कि कभी भी अगर कोई हेलोएरिन्स होता है तो उस पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, मगर रिएक्शन की मैकेनिज्म जाती है ArSN2 से। ध्यान रखना ये नॉर्मल SN2 से अलग होता है और इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बेन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसने पैरा पोजीशन पे देखिए NO2 लगाया, ठीक है। इस पैरा पे इस पर इफेक्ट पड़ेगा, मगर इस पर इफेक्ट केवल -I का पड़ेगा और इस पर इफेक्ट पड़ेगा -M और -I। तो इस वजह से ये वाला जो ब्रोमीन होगा ये तो यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, मगर इस वाले ब्रोमीन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा, क्योंकि इस वाले Br पर जो इफेक्ट आ रहा है केवल -I का, और इस वाले Br पे जो इफेक्ट आ रहा है पैरा की वजह से -I और -M का। इस वजह से इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपकी बेंजीन तो भाई ऐसे बनी रहेगी, उसमें क्या बदल जाएगा, नाइट्रो में क्या बदलेगा, कुछ नहीं भाई, बस ये जानना चाह रहा था वो कि दोनों Br हटेंगे, ये Br हटेगा कि ये Br, तो फाइनली इसका जो पैरा वाला है वो हट जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एथॉक्सी ग्रुप आकर आपके जुड़ जाएगा और इस जगह के Br पे कोई भी आंच नहीं आएगी। तो इसका आंसर बेटा ये होगा, है ना। कुछ आंसर दिए थे जहां पर दोनों एथॉक्सी लगे हुए हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको इसको तरीका पता होगा वो कर लेगा, ठीक है। अब देखो
उसने यहाँ पर 2 जगह पर हेलोजन लगा दिया है, मगर ये जो हेलोजन है वो बेंजीन के साथ है और ये जो हेलोजन है वो एलिफेटिक पार्ट है, तो ये तो थोड़ा इनर्ट हो गया और ये हेलोजन काफी रिएक्टिव हो गया, बेंजाइलिक है, ठीक है ना। अब NaOH तो दे रखा है, मगर NaOH का जो प्रकार है, टाइप है बेटा, वो एल्कोहलिक है, ठीक है। अगर एल्कोहलिक NaOH है तो पहली बात तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, वो एलिमिनेशन देगा। बस यही जानना चाह रहा था कि ये क्या देने वाले, तो एलिमिनेशन देगा, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा एलिमिनेशन देगा, तो यहां से Br निकलेगा, यहां से H, तो फाइनली क्या बन जाएगा, देखिए जो A बनेगा, A में क्या होगा, बेंजीन बेटा ऐसी रहेगी, आपका Br ऐसे रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इस जगह पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, है ना बेटा, यहां से निकलेगा हेलोजन, यहां से H, तो एल्कीन बनेगा। अब सिंपल सा है, इसमें आपको उसने HBr दे दिया, ये मेरे पास A हो गया, क्या हो गया A। अब इसको HBr देना है, भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाला है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहां बनेगा, यहां तो बनेगा नहीं, यहां बनाना है, क्योंकि इस जगह पे जो प्लस आएगा वो बेंजाइलिक होगा, स्टेबल होगा, तो Br आपका जाके यहां जुड़ेगा और H को आप यहां जोड़ेंगे, तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, जो बी वाला आंसर होगा वो मेरे पास ब्रोमीन ऐसे रहेगा, इस वाले CH पे यहाँ पे Br लटक जाएगा और आगे वाले पर आपका H लटक के बना देगा CH3, तो ये जो होगा फाइनली आपका बी आंसर होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई, बढ़िया इबारती क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा है, मगर भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसके मेरे पास ऑप्शन लिखने के लिए जगह नहीं बची, इतना बड़ा क्वेश्चन था, बच्चा पढ़ते पढ़ते भूल गया होगा कि शुरुआत वाला क्या था, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसने जो 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें ABCD चारों कंपाउंड के नाम लिखे थे, ठीक है। अब हम लोग चालू करते हैं अपने कंपाउंड क्वेश्चन में, लिखा है ए टॉक्सिक कंपाउंड, कह रहा है जहरीला कंपाउंड है, तो अगर आप दिमाग लगा के सोचेंगे टॉक्सिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, तो मोस्टली मिथाइल अल्कोहल, साइनाइड्स वगैरह भी होते हैं। लिखा है टॉक्सिक कंपाउंड ए, मेरे पास एक जहरीला कंपाउंड है, when reacted with NaCN, लो भाई अब ए को उसमें NaCN में डाल दिया, तो ये जो कंपाउंड ए है ये साइनाइड तो नहीं होगा, बल्कि मोस्टली एल्कोहल हो सकता है इन एक्वस मीडियम। कौन सा मीडियम बेटा, एक्वस मीडियम, ठीक है। तो अगर एक्वस मीडियम होगा तो एल्कोहल का आपका जो OH होगा एक अच्छा लीविंग ग्रुप वहां पर बन जाएगा, जिस वजह से वहां CN लग सकता है। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल का, क्योंकि ये मेरे पास टॉक्सिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अगर मैं एक्वस मीडियम लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब पानी होगा, थोड़ा बहुत एसिड भी डाला होगा, तो ये बढ़िया लिविंग ग्रुप बन सकता है, और NaCN का जो CN है वो यहां जाके इसको धक्का देके निकाल देगा, तो ये मेरे पास पहले बनेगा मिथाइल साइनाइड। मगर मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इन एक्वस मीडियम लिखा है, तो एक्वस मीडियम में साइनाइड की होगी हाइड्रोलिसिस, तो मेरे पास बन गया होगा CH3COOH, ये फाइनली एसिडिक एसिड बना होगा, एक्वस मीडियम था, इस वजह से यहां साइनाइड की हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। तो मेरे पास जो कंपाउंड, देखो बी के बारे में पढ़ते हैं, यील्ड्स एन एडिबल कुकिंग कंपाउंड, तो खाने योग्य कंपाउंड बन गया है, एंड फूड प्रोडक्ट, भाई सीधी सी बात है, ये एसिडिक एसिड आपको पता होगा सिरके में इस्तेमाल होता है ना, तो यही कंपाउंड हमारे पास बी है, तो ये मेरे पास बी मेंशन हो गया। अब क्या लिखा है, बी इज कन्वर्टेड टू सी, बी को हम लोग बेटा भेजने वाले हैं सी में बाय द डाइबोरेन। ओ भाई डाइबोरेन का मतलब ले लो, चाहे BH3 ले लो, चाहे तुम B2S6 ले लो, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और मैं बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने वाले हमारे 2 ही धुरंधर हैं, एक तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ये मेरे पास बोरेन है ना, तो ये जो ग्रुप है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फाइनली बन जाएगा C2H5OH, ये मेरे पास एथेनॉल बन गया, तो ये तो पक्का C हो गया, ठीक है, C डाइबोरेन एंड कैन बी यूज्ड एन एडिटिव पेट्रोल। पता होगा अल्कोहल को हम लोग पेट्रोल में डालते हैं ताकि इमिशन उसका रिड्यूस हो सके, ठीक है। सी अपॉन रिएक्शन विद ओलियम, अब ओलियम को उसने अलग भाषा में लिखा, ओलियम क्या है, हमारे पास H2SO4 का कंसंट्रेट सोल्यूशन है, यानी डिहाइड्रेशन करा रहा है, मगर हाँ 140 का टेम्परेचर दे दिया गया, इसका मतलब वो ईथर बनाएगा। अगर ये 170 का होता तो इसका डिहाइड्रेशन, फिलहाल यहाँ पर मेरे पास 140 पर आपका बन जाएगा डाई एथिल ईथर C2H5OC2H5, ये मेरे पास बनेगा। और ये मेरे पास पता है इनेबल एक प्रकार का एनेस्थीसिया होता है, ईथर जो है अगर उसको ज्यादा मात्रा में सूंघ लेते हैं तो बेहोशी सी आती है, तो वो एनेस्थीसिया की तरह भी काम करता है। तो फिलहाल ए मेरे पास होगा मिथाइल अल्कोहल, टॉक्सिक से मैंने पहचाना, तो बी आपके पास ये नहीं होगा, बहुत सा बच्चा बी से लिख देगा, भाई ये कहाँ खाने का काम आता है, ये खाओगे क्या इसको, है ना, ये एसिडिक
एसिडिक एसिड में कन्वर्ट होगा एक्वस मीडियम में, तो बी ये होगा। बोरेन बना देगा उसको अल्कोहल में जो पेट्रोल में डालते हैं, और ये फाइनली बना देगा ईथर में जो हमारे पास एनेस्थीसिया होता है। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये स्टेटमेंट वाला मेरे पास क्वेश्चन आ गया है। देखो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट तो काफी आसान है, सेकंड में थोड़ा बच्चों को सोचना पड़ सकता है मगर इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। देखो लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस नंबर ऑफ कार्बन। भाई इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, किसी भी कंपाउंड की चेन में अगर आप नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाते हैं तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात है मोस्टली बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल सही लिखा है कि अगर मैं मिथाइल एल्कोहल के बाद इथाइल लेता हूं या प्रोपाइल लेता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, या अगर फिनॉल में ही नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाता हूं साइड चेन में तो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपेयर टू ईथर एंड हेलो एल्केन्स। ये भी सही लिखा हुआ है कि देखो एल्कोहल फिनॉल में क्या होता है कि एच बॉन्ड बनाने की संभावना होती है, मगर ईथर तो आप भूल ही जाओ, उसमें तो एच बॉन्ड होता ही नहीं है। और हेलो एल्केन्स जो होते हैं, ठीक है। अच्छा करस्पॉन्डिंग यहाँ लिखा था, करस्पॉन्डिंग का मतलब उतने ही कार्बन की बात होगी। हेलो एल्केन्स इसमें भी मोस्टली एच बॉन्ड आपका नहीं बनता है, तो ये भी आपका सही लिखा हुआ है कि जो एल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर्स और हेलो एल्केन्स के कंपेयर में ज्यादा होता है। मतलब कुल मिला के स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहां पर आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। बना लीजिए फटाफट इसको आप। अब देखिए दो क्वेश्चन मेरे पास ये दे रखे हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन उसने दे दिया है, जो सिंपल सी एनसीईआरटी या सब जगह पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्लोरोबेंजीन में उसने NaOH डाल रखा है, तो हम लोगों को पता है कि क्लोरोबेंजीन का जो Cl होता है वो इनर्ट होता है, ठीक है। मगर यहाँ पर अगर वो टेम्परेचर को काफी हाई कर दे और प्रेशर को हाई कर दे तो यहाँ पर ArSN2 के थ्रू यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। हाँ पहले बनेगा फिनॉल, मगर इन प्रेजेंस ऑफ बेस वो बन जाता है फिनॉक्साइड, तो उसको उसने एसिडिफाइड कर दिया है। तो फाइनली जो कंपाउंड A बनने वाला है बेटा वो तो फिनॉल बनने वाला है, ठीक है। ये क्या बनने वाला है, फिनॉल, ठीक। और अगर आपने फिनॉल का ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा तो ये क्रोमिक एसिड लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देता है पैराक्यूनोन। मतलब जो मॉलिक्यूल बी है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है पैराक्यूनोन में। मतलब ये सिंपल सा कन्वर्जन था जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट ए है, ठीक, वो फिनॉल है, और जो प्रोडक्ट बी है वो मेरे पास पैराक्यूनोन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ईथर। मतलब देखो ये 4 रिएक्शन दे रखी हैं और बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन ईथर बनाने के लिए नहीं है। देखो ये चारों विलियमसन है, देखो ये चारों विलियमसन है। और विलियमसन में मैं बता दूं, अगर आपने एल्किल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी ले लिया, ठीक है, मेरी बात समझ लीजिएगा, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने एल्किल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी ले लिया है तो वहां जो एल्कोक्साइड जाता है, वहां जो एल्कोक्साइड, ये सारे एल्कोक्साइड हैं, जैसे ब्यूटोक्साइड है, ये साइक्लोहेक्सेन का ऑक्साइड है, ये फिनॉक्साइड है, ये आइसोब्यूटोक्साइड है। अगर ये आएगा तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन देकर के एल्कीन बना देगा, ईथर को प्रेफर नहीं करेगा। मतलब प्राइमरी अगर होगा, अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा तब तो ईथर बनेगा। देखो यहाँ पर ये ET भी आ रहा है, प्राइमरी ईथर बना देगा। यहाँ पर तो ईथर बनाने के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो एलिमिनेशन भूल के भी मत करा दीजिएगा, क्योंकि एलिमिनेशन पे चाहिए 2 कार्बन, ठीक है ना। अगर बीटा कराना है तो ठीक है, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, देखो ये भी प्राइमरी है, यहाँ पर भी ईथर बन जाएगा। मगर देखो यहाँ पर आइसोब्यूटोक्साइड ये भी बल्कि है और सेकेंडरी ब्यूटो है ना, तो ये भी सेकेंडरी में आ गया ना, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बनके स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा और यहां से H और Br निकाल के एल्कीन को तैयार कर देगा। तो ये जो लास्ट रिएक्शन है बेटा डी वाली, इसमें आपके ईथर का फॉर्मेशन बेटा नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, मगर हाँ थोड़ा सा बच्चों को घुमा सकता है, क्योंकि ईथर के लिए बच्चों को ये पता होता है कि जो ईथर होता है चूंकि पानी के साथ एच बॉन्ड नहीं बना पाता है, इस वजह से वाटर में क्या होता है बेटा, घुलता नहीं। मगर ध्यान रखिएगा जो डाई मेथिल ईथर होता है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट 1, लिखा डाई मेथिल ईथर इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। देखो डाई मेथिल ईथर में जो मिथाइल ग्रुप इतने छोटे होते हैं कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन उसका फ्री होता है पानी के साथ एच बॉन्ड बनाने के लिए, इस वजह से डाई मेथिल ईथर पानी में घुल जाता है। मगर जब वो डाई इथिल ईथर बन जाता है, डाई इथाइल, तो इथाइल थोड़ा बल्की ग्रुप हो जाता है, तो वो उसकी पानी में घुलने की सोल्युबिलिटी थोड़ा बहुत तो वो भी घुलता है, मगर कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है। तो लिखा है डाई इथाइल ईथर इज सोल्यूबल इन वाटर इन वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ठीक लिखा है। स्टेटमेंट
बिल्कुल सही लिखा है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड नंबर क्या लिखा है, सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई ईथर। अगर हमें ड्राई ईथर की नमी को सोखना है तो सोडियम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ईथर की रिएक्शन सोडियम से नहीं होती है। ईथर के पास कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है जिससे सोडियम रिएक्शन कर सके। मगर हाँ, आगे क्या लिखा है, बट नॉट इथाइल अल्कोहल। ओ भाई, इथाइल अल्कोहल में OH होता है, OH का H काफी रिएक्टिव है, तो सोडियम उससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना देगा, तो ईथर सूखे, बल्कि अल्कोहल सूखेगा नहीं बल्कि रिएक्शन कर लेगा। तो स्टेटमेंट सेकंड भी भाई साहब आपका सही लिखा है कि भाई डाई मिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सोल्यूबल बट नॉट डाइथाइल ईथर, और सोडियम मेटल से हम ईथर को सुखा सकते हैं मगर अल्कोहल को नहीं सुखा सकते। फटाफट इसको नोट करते जाइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका काफी आसान क्वेश्चन था। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद HBr एंड गिव्स फिनॉल। कह रहा है इनमें से हम किसमें HBr डाल दें कि हमारे पास फिनॉल बन जाए। तो कोई फिनॉल में क्या है हमारे पास, फिनॉल में हमारे पास सिंपल सा है, O पे होता है H। मतलब सीधी सी बात है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया कि सब में बेंजीन रिंग है, तो जिस बेंजीन पे O डायरेक्ट जुड़ा होगा, ठीक है, जिस बेंजीन पर O बेटा डायरेक्ट जुड़ा होगा वही तो HBr के साथ H लेकर के फिनॉल बनाएगा। अब बताओ, ये बेंजीन बगल में C आ गया, फिर C आ गया, कहाँ O टंगा है, कहाँ तुम फिनॉल बना लोगे। ये ऑप्शन देख लो जरा, इस पे जब HBr डालेंगे तो HBr का जो H है, भाई मैकेनिज्म तो बताने बैठ नहीं रहा हूँ अभी, तो H यहाँ जुड़ जाएगा, बाकी मिथाइल, ये जीसल मेथड होता है, यहाँ बनेगा। यहाँ पर भी अगर बनना होगा तो कैसे बन जाएगा, एक कार्बन बीच में नहीं अड़बंगा बन गया, ठीक है, फिनॉल नहीं बेंजिल अल्कोहल जरूर बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी ऐसे, ये ऐसे क्लीवेज होगा बल्कि, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी फिनॉल नहीं बनेगा, तो जो ऑप्शन बी है इसमें आपका फिनॉल बन जाएगा। बना लीजिए फटाफट जल्दी।